हो गया। देखिए चलने लगा है, चल रहा है, देखिए ना। चलिए, तो सभी को गुड इवनिंग। अब आते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ आप लोग क्लास में थे, आप ही ना बताइएगा क्या हुआ था। चलिए, तो अब पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए, बतियाइए मत ज्यादा। रात गई बात गई। आपको प्रस्तावना पढ़ा रहे थे, कुछ चीज बताए थे, आशा करते हैं याद किए होंगे, याद होगा। चलिए पूछते हैं 2-4-5 क्वेश्चन, पता चलेगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से प्रभावित होकर लिया गया है? किस देश से? अमेरिका से। अगली बात बताएंगे, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रभावित? किस देश से? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश से? किस देश से? प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय कहां से? रूसी क्रांति कब हुई है? 1900। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1700। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? गोलकनाथवाद। गोलकनाथ। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है? हाँ, बेरुवारीवाद। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संशोधनीय है? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। आगे, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? हाँ या ना? हुआ है ना? कितना बार? कैमा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1900। 42वां संविधान संशोधन 1900। बात क्लियर है? इतना ही ना बताए थे। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी लोगों को बता रहे हैं। देखिए स्पेशली ऑनलाइन वालों को बता रहे हैं, ऑनलाइन वालों के लिए है। देखिए आपको 2 क्लासरूम है, तो शाम के टाइम में दोनों क्लासरूम में क्लास चलता है, तो 5, 10, 15 मिनट तक आपका क्लास लेट से शुरू हो सकता है। भले ही क्लास का टाइमिंग 7 बजे है, लेकिन 7:15 बजे से आपका क्लास शुरू होगा। कभी हो सकता है 7 बजे भी शुरू हो जाए, लेकिन लेटेस्ट 7:15 बजे से क्लास आपका शुरू हो जाएगा। इस चीज को स्पेशली ऑनलाइन वाले लोग जो है ध्यान में रखेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में है, तो बस यही कारण है। और 2-2 क्लासरूम है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है हर चीज को। चल रहा है ना जी सब चीज? चलिए ठीक है। अब देखिएगा, प्रस्तावना से जानते हैं, जब आप प्रस्तावना का प्रश्न देखेंगे ना, तो प्रस्तावना में आपको कुछ प्रश्न मिलेगा। जैसे कि प्रश्न ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रस्तावना में है और कौन शब्द प्रस्तावना में नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। समझ गए? इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस प्रकार के प्रश्न समझ गए? आप जो है इस प्रकार के प्रश्न चैप्टर नंबर 1 का आप लिए, तो प्रस्तावना का क्वेश्चन हम बोले थे। ठीक है महाराज, ये सब भी नशा करता है, पता नहीं कौन नशा करता है। भांग पीता है, सही है बोल। चलिए सुनिए, जबकि बढ़िया से जानते हैं क्या बजे बोले हैं? 3 बजे बोल दिए हैं, 3 या 4 बजे बोले होंगे। समझ गए?
कि इसको बोले थे कि आज प्रस्तावना पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन यहां लगा दीजिएगा, यही ना बोले थे। ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चा है पढ़े लिखे नहीं है, समझ गए, पढ़ा लिखा है तभी आम के जगह इमली ला करके रख दिया। बताइए ये सब का कैसे गुजर बसर होगा। इसकी बीबी तो इसको झाड़ू से झड़िया दे, केगा लाने के लिए आम ला करके देगा इमली। चलिए गौर कीजिएगा, अब आप यहां पे आइएगा, ठीक है, अब आप यहां पे आइएगा। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, पहले प्रश्न हम आपको बता देते हैं, तब जब हम आपको समझाएंगे ना तो आपको काफी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न से हम आपको अवगत करवाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रस्तावना में नहीं है, में नहीं है। ऑप्शन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, डी आर्थिक स्वतंत्रता। क्या होगा आंसर, क्या होगा, डी होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन से शब्द प्रस्तावना में है और कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं है, यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। मान लीजिए कि ये चीज तो हम बता दिए हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, तो आप बता दिए हैं, तो आप आंसर कर दिए हैं। लेकिन और भी इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करके दूसरे तरीका से दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप इस प्रकार के प्रश्न को कब डील कर पाएंगे, आप इस प्रकार के प्रश्न को तब डील कर पाएंगे जब आपको पूरा का पूरा प्रस्तावना याद होगा। पूरा का पूरा प्रस्तावना याद होगा तब आप इस प्रकार के प्रश्न को सही वे में डील कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस प्रकार के प्रश्न को सही वे में डील नहीं कर पाएंगे। तो प्रस्तावना एक पेज है, समझ गए, उसमें लिख करके आप आराम से याद रख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं, इसके लिए दिमाग पे देखिए, कुछ चीज ऐसा है जिसको लेकर दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। जितना डाटा वाला चीज है, समझ गए, उसको एक एक दिन करके रख लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपका रूम होगा, रूम में प्रस्तावना अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको साट दीजिएगा। जब भी टाइम मिले ना, मान लीजिए कि जो है खाना बनाना है, खाना बना रहे हैं, मान लीजिए कि सब्जी काट रहे हैं, समझिए सब्जी काट लिए, उसके बाद चढ़ा दिए गैस पर, एक बार उसको देख लेंगे, फिर खाना खा करके उठे, एक बार उसको देख लेंगे। यानी लगातार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार देखिएगा ना, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए वैसा कोई भी चीज जो आपको याद नहीं होता है ना, इस तरीका को आप अपनाइए, समझ गए, लिख करके रूम में साट दीजिए और उसको बार बार देखिए जब भी आपको टाइम मिले। अब ये नहीं लिख करके साट दिए, देख रहे हैं ये नहीं है, तब वो आपको याद नहीं होगा। तो बार बार उसको देखिए, 10 बार 20 बार, जितना बार टाइम मिलता है ना उतना बार आप उसको देखिए, तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, और हम भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, एज ए इंडियन सिटीजनशिप, एज ए इंडियन सिटीजन यानी भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें प्रस्तावना याद होना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज है, आप इसको निश्चित तौर पे याद रखेंगे। तो अब देखिएगा,
आते हैं हम लोग प्रस्तावना के ऊपर, ठीक है। देखिए ये आपको पूरा का पूरा प्रस्तावना है, समझिए ये जो है आपको पूरा का पूरा क्या है, प्रस्तावना है। तो पूरा का पूरा जो प्रस्तावना है, देखिए पहला पैराग्राफ, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रस्तावना है। प्रस्तावना का हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज हम आपको बताए होंगे, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन हुआ है उस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं और जो 3 नए शब्द जोड़े गए हैं वो 3 नए शब्द कौन कौन है, तो वह 3 नया शब्द है समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, अब पंथ निरपेक्षता के बाद आगे है अखंडता, अखंडता। तो ये जो तीनों शब्द भाई लोग जोड़ा गया है, ये तीनों शब्द 1976 में ना जोड़े गए हैं हो, 1976 में जोड़े गए हैं या नहीं जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए हैं। तो ये तीनों शब्द अगर हम देखें तो जो ये तीनों शब्द है 1976 में जोड़ा गया है। 1976 से पहले तो ये तीनों शब्द नहीं था, प्रस्तावना में नहीं ना था, नहीं था। तो हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान लागू 1950 में हुआ है। कब लागू हुआ? 1950 में। हमारा संविधान लागू 1950 में हुआ है। तो 1950 हमारा संविधान लागू हुआ है और ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए हैं। तो 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें जो प्रस्तावना होगा, क्या उस प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द होगा? होगा? नहीं ना होगा हो। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है नहीं होगा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है नहीं होगा। तो अब 1950 के संविधान यानी मूल संविधान में भारत कैसा राष्ट्र था? आपसे पूछा जाता है मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसके अनुरूप भारत कैसा राष्ट्र था, उसके अनुरूप भारत कैसा राष्ट्र था? तो हम क्या कहेंगे, उसके अनुरूप जो भारत था संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। जबकि वर्तमान का जो भारत है वह संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। देखिए गौर कीजिएगा, यहां पर समझिएगा चीजों को। क्वेश्चन यहां पे बताते हैं, देखिए 1950 ईस्वी के संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप, प्रस्तावना के अनुरूप भारत कैसा राष्ट्र था? भारत कैसा राष्ट्र था? ऑप्शन संप्रभुत्व संपन्न, संपन्न समाजवाद, समाजवादी गणराज्य। अब बी लोक
तंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य। गणराज्य। आगे संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी नन ऑफ दीज, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। गौर कीजिएगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं। 1950 ईस्वी के संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप भारत कैसा राष्ट्र था? संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? सी होगा। सी होगा। आपको 1950 में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द था, इसी वजह से ए होगा नहीं। क्या 1950 के प्रस्तावना में लोकतंत्र समाजवादी शब्द था? नहीं, इसी वजह से बी भी नहीं होगा। लेकिन 1950 में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करता है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। क्लियर है ये चीज? अब अगर पूछेगा वर्तमान में भारत कैसा राष्ट्र है, तो वर्तमान में भारत जो है संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बात क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए, गौर कीजिएगा, जब आप क्वेश्चन बैंक पलटिएगा ना, तो ये जो 5 शब्द है, समझ गए, ये जो 5 शब्द है प्रस्तावना में, प्रस्तावना के जो 5 शब्द है, इस 5 शब्द पे गौर कीजिएगा आप। संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 शब्दों का क्रम पूछा जाता है। ये 5 शब्दों का क्रम पूछा जाता है कि कौन शब्द पहले है, उसके बाद कौन शब्द है, उसके बाद कौन शब्द है। तो इस शब्द के क्रम को याद रखने का जो ट्रिक है वह है एस एस पी एल जी। एस एस पी एल जी। पहला एस से होता है संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा एस से होता है समाजवाद, पी से होता है पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्र, जी से गणराज्य, जी से गणराज्य। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, तो अभी जो बात हम आपको बता रहे हैं ये चीज और भी आपको क्लियर होगा। अभी नालायक निकल गया है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन रहता तो अभी हम क्वेश्चन आपको दिखा करके और भी बेहतर वे में क्लियर कर देते। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको जो है हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ जो है क्वेश्चन भी करवाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाएंगे। संस्थान का पॉलिटी का अपना एक ऑब्जेक्टिव है और उसमें जानते हैं जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन है, उससे बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। आप वो ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा और उसका क्वेश्चन भी हम आपको करवाते जाएंगे। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। समझ गए? तो ये चीज है, आप ले लीजिएगा, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर कंफ्यूजन कहां होगा जानते हैं? कंफ्यूजन होगा डबल एस में, पहले संप्रभुत्व संपन्न होगा कि पहले समाजवाद होगा, इसको लेकर के कंफ्यूजन होगा। लेकिन इसको भी दिमाग लगा करके आप याद रख सकते हैं। जो समाजवाद शब्द है, क्या ये मूल संविधान में था? मूल संविधान के प्रस्तावना में था, यानी 1950 में जो भारतीय संविधान लागू हुए थे, क्या उसकी प्रस्तावना में समाजवाद शब्द था? नहीं था। समाजवाद तो 1976 में न जुड़ा है, हो 1976 में जुड़ा है ना। तो अब मान लीजिए जैसे गांव घर में जाते होंगे, भोज उज होता होगा, जो पहले जाता है पहले खाता है, जो बाद में जाता है बाद में खाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता है कि जो बाद में गया वो पहले खाया, ऐसा होता है? नहीं होता। जो पहले जाता है पहले खाता है, जो बाद में जाता है बाद में खाता है। तो इस आधार पे आप याद रखेंगे समाजवाद शब्द तो था ही नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया तो जो 2 एस है उसमें समाजवाद बाद वाला होगा। जब समाजवाद बाद वाला होगा तो पहले वाला संप्रभुत्व संपन्न होगा। इस प्रकार से दिमाग लगा करके जो है आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो इसको याद रखिएगा। नीचे से 1-2 पॉइंट लिखिएगा।
लिखिएगा, मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न, हीरो लिखिए ना, है का है, आप कहां लिख रहे हैं? बकलोल ऐसे में कैसे होगा? ऐसे में देखिए हम सीधा हम खरा खरी बोलते हैं, ऐसे में जीवन में कभी सफल नहीं हो पाइएगा। ये मत कहिएगा हम शराप दे रहे हैं, समझिएगा। जो दूसरे के भरोसे रहेगा, आज का युग ऐसा है ना, भाई भाई का नहीं होता है, वो तो दोस्ते होगा आपका, समझ गए? जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप का झूठ मूठ का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लिखिए आप लोग, मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। संप्रभुत्व संपन्न कोमा लोकतंत्रात्मक कोमा गणराज्य था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। मूल संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न कोमा लोकतंत्रात्मक कोमा गणराज्य था। अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार वर्तमान के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कोमा देते जाइएगा। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न कोमा समाजवादी कोमा पंथ निरपेक्ष कोमा लोकतंत्रात्मक कोमा गणराज्य है। कॉस्ट में लिख लीजिए, ट्रिक SSPLG, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, वहां पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कॉस्ट में लिख लीजिए। यानी SSPLG काहे लिखा है जानते हैं? ये जो 5 गो शब्द है ना, समाजवाद, संप्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य, आपको पंथ निरपेक्ष, ये 5 शब्द को क्रमवार तरीका से याद रखने का ट्रिक है। क्लियर है? SSPLG याद रहेगा ना? चलिए अब देखिएगा, अब अगर आप देखेंगे प्रस्तावना को पढ़ेंगे, समझिए प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना देखिए एक तिथि का जिक्र करता है। वो तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। गौर कीजिएगा, यहां पर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में गौर कीजिएगा, संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब क्या होता है जानते हैं? स्वीकारना। अंगीकृत का मतलब स्वीकारना, समझिए, स्वीकारना। अधिनियमित का मतलब लागू करना। आत्मार्पित का मतलब अपने ऊपर, समझिएगा, अपने ऊपर। तो अब देखिएगा यहां पर 3 चीज है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। क्वेश्चन क्या पूछता है जानते हैं? क्वेश्चन
बोल रहे हैं और उस आधार पर जो है यहां पे बात बताएंगे, फिर लिखाएंगे। आपसे पूछा जाता है भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया है? भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जो भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है और संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। एक प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया है? तो भारतीय संविधान को स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया, 26 नवंबर 1949 को किया गया है। एक चीज ये, एक और प्रश्न क्या पूछता है जानते हैं? एक और प्रश्न आपसे यह पूछता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। कहां से मिलती है? प्रस्तावना से। तो तीन बात, तीन प्रश्न, तीनों चीज यहां पर आपका क्लियर होना चाहिए। भारत के संविधान को स्वीकार किसने किया है? संविधान सभा ने। कब किया है? 26 नवंबर 1949। अगली बात, यही सब चीज को मिला करके संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है, यह जानकारी हमें कौन देता है? तो संविधान की प्रस्ताव। तो इतना बात लिखिए, लिखिए। नेक्स्ट, हाँ तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है। यह जानकारी हमें, यह जानकारी हमें संविधान के प्रस्तावना से, यह जानकारी हमें संविधान के प्रस्तावना से प्राप्त होती है। फुल स्टॉप। तीनों चीज को एक ही लाइन में लिखा दिए। क्लियर है ये बात? देखिए अब देखिएगा, अब भाई लोग हम ये चाहेंगे कि ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना को आप पूरा का पूरा लिख ले। समझिएगा, आप अपने कॉपी में लिख ले, अभी तुरंत लिखे। जिनको दिखाई दे रहा है ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा हम लिखाते हैं, लिखिए, लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। हम भारत के लोग, लिखिएगा सब लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न कोमा समाजवादी कोमा पंथ निरपेक्ष कोमा लोकतंत्रात्मक कोमा वीडियो देखते रहिए, इधर उधर मत कीजिए। लोकतंत्रात्मक कोमा गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 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 समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, कराने के लिए, तथा उन सब में, तथा उन सब में, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कॉस्ट शुरू, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। कॉस्ट मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कौष्टबंद को एतद द्वारा इस संविधान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित करते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए। हाय क्या लास्ट में स्पीड होगा? नहीं लिखे हैं। नहीं बोलेंगे।
कहां से बोलना है बोलिए ना। हो गया, चलिए। बकलोल सब। हो गया। अब आइए भाई जी लोग, अब आइए भाई जी लोग, थोड़ा कीजिएगा। अब जानते हैं जब आप क्वेश्चन बैंक पलटेंगे ना, तो प्रस्तावना में जो कुछ शब्द है, खास तौर पर ये जो 5 शब्द है, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज, खास तौर पर ये 5 शब्द का अर्थ पूछा जाता है। गणराज्य का क्या अर्थ होता है, बतियाना नहीं है भाई जी लोग, बतियाना नहीं है। ये जो 5 शब्द है, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, सामान्य तौर पर इन 5 शब्दों के अर्थ आपसे पूछे जाते हैं। तो इन 5 शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, परीक्षा में किस रूप में पूछे जाते हैं, इसको हम आपके साथ अब क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले, और इन शब्दों के अलावा और भी जो शब्द है महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में पूछने योग्य है, उसको भी हम आपको क्लियर कर देंगे। धैर्य बना के रखे आप। गणराज्य, तो पहला आप हेडिंग मारिएगा गणराज्य। गणराज्य, हाँ गणराज्य। ओए हीरो ओए, चलिए सुनिएगा, सुनिएगा। गणराज्य, गणराज्य शब्द को समझिएगा। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? वैसे देश या वैसे राष्ट्र या वैसे राज्य, देश कहिए, राष्ट्र कहिए, राज्य कहिए, सब एक बात है। देश कहिए, राज्य कहिए, राष्ट्र कहिए, सब एक बात है। कैसे सब एक बात है, तो आगे स्पष्ट करेंगे, चिंता नहीं करना है। देखिए यहां पर एक शब्द आया है राज्य, राज्य, स्टेट। स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है, समझ गए? स्टेट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो पूछा गया यह प्रश्न है, स्टेट होने के लिए या राष्ट्र होने के लिए या देश होने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या होना जरूरी है, स्टेट होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो सीधा सा आप समझिएगा, तब हम गणराज्य के ऊपर आएंगे। स्टेट, व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है, राज्य क्या है। देखिए सामान्य तौर पर भाई लोग, जब राज्य शब्द का जिक्र कोई भी करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, या आपके दिमाग में क्या आता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, यही सब ना आता है? हाँ या ना? यही ना आता, यही आता है। लेकिन राज्य का सिर्फ इतना अर्थ नहीं होता है, राज्य का सिर्फ इतना अर्थ नहीं होता है। राज्य होने के लिए कुछ शर्तें हैं। कोई भी संस्था उन शर्तों को पूरा करती है तो उसे राज्य कहा जाता है, या राष्ट्र कहा जाता है, या देश कहा जाता है। आपको वैसे या वैसी संस्था, वैसे या वैसी संस्था जिसमें क्षेत्रफल हो, जिसमें जनसंख्या हो, जहां एक सरकार हो और सरकार संप्रभुत्व संपन्न हो, सरकार संप्रभुत्व संपन्न हो, मतलब संप्रभुत्व संपन्न हो मतलब सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, सरकार के ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो, उसी को संप्रभुत्व संपन्न सरकार कहा जाता है। जैसे कि संप्रभुत्व संपन्न को समझिएगा, मान लीजिए कि आप हैं,
आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये डिसीजन आप खुद ले रहे हैं। तो आप संप्रभुत्व संपन्न हैं, लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपका पड़ोसी या आपके चाचा या आपके मामा या आपके नाना या आपके पिताजी या अन्य कोई व्यक्ति डिसाइड करता है। मतलब आप संप्रभुत्व संपन्न नहीं है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, समझ गए ना? हाँ, चलिए ठीक है। अब आइएगा, आइए फिर से समझाएंगे संप्रभुत्व संपन्न, आगे भी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है, आगे भी समझाएंगे संप्रभुत्व संपन्न। गौर कीजिएगा, राज्य क्या है? वैसी संस्था जिसमें 4 गुण मौजूद होते हैं उसको राज्य कहा जाता है, उसको राज्य कहा जाता है। क्षेत्रफल का होना, जनसंख्या का होना, सरकार का होना, संप्रभुत्व संपन्नता का होना, ये 4 गुण जिस भी संस्था में है वो अपने आप में क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य है। अब भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य है, यह बात हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है ना जी 32,87,263। भारत में जनसंख्या है लगभग 135 करोड़ भारत की जनसंख्या। हम लोग तो भारत की जनसंख्या ही ना है, समझिए। अब भारत में सरकार है, मोदी जी कौन है? सरकार है ना, मोदी जी सरकार है ना जी। आगे फिर भारत की सरकार संप्रभुत्व संपन्न, हर प्रकार का निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक भारत की सरकार लेती है। इसके ऊपर ना अमेरिका का दबाव है, ना ब्रिटेन का दबाव है, ना रसिया का दबाव है, किसी का दबाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। भारत सरकार स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेती है, हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। तो भारत में 4 गुण मौजूद है, इसी वजह से हम भारत को राज्य कह सकते हैं। फिर बिहार भी एक राज्य है, बिहार को भी हम राज्य कह सकते हैं। बिहार को हम राज्य इस वजह से कह सकते हैं, क्या बिहार का अपना क्षेत्रफल नहीं है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या बिहार की अपनी जनसंख्या नहीं है? 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है बिहार की। क्या बिहार में सरकार नहीं है? नीतीश जी है ना, हो नीतीश जी है कि नहीं है? क्या नीतीश कुमार खुद अपना निर्णय नहीं लेती है? क्या हमेशा मोदी जी के निर्णय पर ही निर्भर रहते हैं? नहीं। तो बिहार को भी राज्य कह सकते हैं, भारत को भी राज्य कह सकते हैं। सीधा दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। वैसी कोई भी संस्था जिसमें ये 4 गुण मौजूद है वो राज्य है। तो भारत भी एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है। स्पष्ट हुआ? कुछ कंफ्यूजन में नहीं ना रहिएगा। चलिए, अगर कोई कहेगा कि भारत एक राज्य है तो आप क्या कहिएगा, सही है या गलत? एकदम सही है। आपसे कहेगा कि साबित कीजिए भारत एक राज्य कैसे है, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले तो राज्य होने के लिए 4 चीज का होना जरूरी है: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्नता। तो भारत में 4 गुण है, इसी वजह से भारत क्या है? राज्य। भारत क्या है? राज्य। बात क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, गंडाज कहां गया हो? भाग गया गंडाज। अच्छा कोई बात ना है, यहीं पे लीजिए ना। गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य किसे कहा जाता है? अब समझिएगा गौर से। गणराज्य वैसे देश या वैसे राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र के अध्यक्ष, देश के अध्यक्ष, जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अर्थात जहां के राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। चुनाव होता है राष्ट्राध्यक्ष के लिए और उस चुनाव में वह जीत करके राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। उन देशों को ही गणराज्य कहा जाता है। एक बार फिर से समरी कर रहे हैं। वैसे देश या वैसे राष्ट्र, वैसे देश या वैसे राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, उन राष्ट्रों को ही गणराज्य कहा जाता है। उन राष्ट्रों को ही गणराज्य कहा जाता है। अगर हम
बात करें भारत की, तो भारत क्या गणराज्य है या नहीं है? भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, यह इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, और जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतलब निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन में जो जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं, जितने भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं, उन उम्मीदवारों में जिन भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त होता है, वह राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाता है। वह राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाता है। और जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश के 1 नंबर वरीयता क्रम में 1 नंबर राष्ट्रपति को दिया गया, अर्थात राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। जो राष्ट्रपति होता है वह देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसी वजह से भारत को हम लोग गणराज्य कह सकते हैं। अब देखिएगा, आपके मन में सवाल आना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? क्या आम जनता भाग लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेते, यानी हम आप भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए भाग लेता, विधायक और संसद भाग लेता। हम लोग यानी हम और आप, मतलब आम जनता, जिस विधायक और संसद को चुनता है ना, वही विधायक संसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। क्लियर हुआ? कुछ लिखिए, गणराज्य। गणराज्य लिखे हैं ना? हाँ, गणराज्य लिखिएगा। वैसे देश या वैसे राष्ट्र, वैसे देश या राष्ट्र, वैसे देश या राष्ट्र वैसे देश या राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, गणराज्य कहलाता है। गणराज्य कहलाता है। जैसे 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 भारत एक गणराज्य है। सुनिए, एगो बात बता देते हैं, हमको कुछ चीज से बहुत नफरत है, समझ गए? जैसे वो जो प्रचलन चला है, दीजिए 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 ना, अरे दीजिए ना, दे देंगे, हम नहीं लेंगे, हमको नए गाना उना सुनने का शौक है, समझ गए? ये जो आप लोग हीरो बन के ऐसे आते हैं, आज वार्निंग दे दे रहे हैं, अभी डेमो चल रहा है, ठीक है? ई गला में नहीं रहना चाहिए, रहेगा लेके तोड़ के फेंक देंगे, चाहे 1000, 2000, 5000, 10,000 का हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़का हो या लड़की। ई गला में नहीं रहना चाहिए क्लास में। क्लास में हीरोपनी एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? हम खुद सिंपल हैं, सिंपल रहिए, मेरे सामने हीरोपनी नहीं, समझ गए? लिखिए, लिखिएगा गणराज्य। देखिए क्या होता है जानते हैं, मतलब यानी ये सब चीज क्या दिखाता है जानते हैं? आपका पढ़ने के प्रति यानी जागरूक नहीं है आप, समझ गए? बस जो है हम आते रहते हैं, हमको तो एक तो क्लासरूम में आने में 2 मिनट लग जाता है, आते हैं ना तो अगल बगल देखते हैं, तो अभी लड़का अभी आ रहे थे तो एगो देखे वो बाहुबली मूवी देख रहा था। बताइए, कॉपी में इतना चीज है महाराज, कॉपी का चीज देखिएगा तो नहीं होगा। देखिए बाहुबली प्रभास का है, हो प्रभासे का न है, वो तो मूवी बनाया, वो पैसा कमाया और कमा रहा है, उससे आपको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। क्रिकेट है, क्रिकेटर पैसा कमा रहा है,
आप भर दिन दिन रात एक करके सब चीज छोड़ के क्रिकेट देखते रहते हैं, जिताते रहते हैं आईपीएल में इसको उसको उसको, समझ गए? उससे आपको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। सिर्फ क्रिकेट का रिजल्ट देख लीजिए, ई टीम जीता ई टीम हारा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ गए? मूवी का ही शौकीन है, सप्ताह में एगो मूवी देख लीजिए। अब क्लासरूम में भी आप मूवी देख रहे हैं, मतलब आप कितने पढ़ाकू हैं वो तो आप ही जानते हैं और ऊपर वाले ही जानते होंगे। लिखिए, भारत, जैसे भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन, राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य क्या है? वैसी कोई भी संस्था, राज्य क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिख करके, राज्य क्या है? राज्य क्या है? डैश देकर, वैसी कोई भी संस्था, वैसी कोई भी संस्था जिसमें चार तत्व मौजूद हो, जिसमें चार तत्व, जिसमें चार तत्व एक नंबर में, जिसमें चार तत्व एक नंबर में, नहीं नहीं मौजूद नहीं, जिसमें चार तत्व, चार तत्व के बाद एक नंबर में, जिसमें चार तत्व उसके बाद एक नंबर में, क्षेत्रफल, दो नंबर में, जनसंख्या, तीन नंबर में, सरकार, तीन नंबर में, सरकार, सरकार, चार नंबर में, संप्रभुता, चार नंबर में संप्रभुता, संप्रभुता, मौजूद हो, संप्रभुता मौजूद हो, मौजूद हो, राज्य कहलाता है, राज्य कहलाता है, जैसे भारत एक राज्य है, जैसे भारत एक राज्य है क्योंकि इसमें चारों तत्व मौजूद है, क्योंकि इसमें चारों तत्व मौजूद है। चलिए, ना 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 बोल सकते, काहे बोल सकते? अनुच्छेद 1 के कारण नहीं बोल सकते हैं। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो ये जो बिहार है ना, बिहार भारत के अधीन है, समझे? बिहार भारत के अधीन है, तो इसी वजह से बिहार को हम देश नहीं कह सकते। देश, हाँ ठीक है, हाँ हाँ नहीं ले पाएगा। तो हर मामला देखिए, आपको जितने भी काम करने वाले विषय हैं ना, काम करने वाले विषय हैं, उसको उसको जो है सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में 3 सूची का प्रावधान किया गया, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। राज सूची के अधिकार में क्या आएंगे, इसके बाद संघ सूची, राज सूची के अधिकार में क्या आएंगे, राज्य सरकार के अधीन क्या आएंगे, केंद्र सरकार के अधीन क्या आएंगे, ये सब वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हाँ, प्रांत कहिए, राज्य कहिए, जैसे आपका क्या नाम है?
सुरुचि नाम है। हाँ, मान लीजिए कि सुरुचि, और घर में आपको दूसरा कोई नाम से नहीं पुकारा जाता, प्यार से घर के लोग कुछ कहते होंगे ना, हो सुरुचि, छोटी मोटी पतली, कुछ भी कुछ तो कहते होंगे ना, समझ गए। तो प्रांत कहिए, राज्य कहिए, दोनों एक ही बात है। प्रांत या राज्य दोनों एक ही बात है, समझ गए। चलिए अब आइएगा, ब्रिटेन देश है। चलिए, हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए, हाँ बिहार गणराज्य होगा, मारफटा से ठीक है कर देंगे हम, बिहार गणराज्य होगा। बैठिए, बैठिए ना, बैठिए ना। बिहार का राज्याध्यक्ष राज्यपाल है, राज्यपाल मनोनीत होता है, क्या होता है, निर्वाचित होता है। अपने मन से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, जितना बताएं उतना याद रखिए, समझ एकदम एक्स्ट्रा, यानी बात समझ में आता है ना तो और खुराफाती दिमाग लगाने लगते, समझ गए। तो देखिए, हर चीज का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, मतलब जिसका शादी हुआ उसको बच्चा हो ही जाए जरूरी नहीं है। आप लोग तो अजीब अजीब बात करते हैं। आगे लोकतंत्र, आगे आइएगा, लोकतंत्र को समझिएगा। लोकतंत्र देखिए, समझिएगा, लोकतंत्र, लोकतंत्र कहिए, प्रजातंत्र कहिए, दोनों एक ही बात है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र दोनों एक ही बात है। इंग्लिश डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, वो दो शब्द है डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस प्लस क्रेसिया, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग होता है, डेमोस का अर्थ लोग होता है, और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है, क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का इंग्लिश डेमोक्रेसी, ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब लोक, क्रेसिया का मतलब शासन। यानी डेमोक्रेसी का सामूहिक रूप से अर्थ लोगों का शासन होता है, लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेसी शासन की एक प्रणाली है, और शासन की वैसी प्रणाली जिसमें अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आम जनता को हो, उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र शासन की वैसी प्रणाली है जिसमें अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आम जनता को हो, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए गौर कीजिएगा, विश्व के ज्यादातर देशों में या अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इक्का दुक्का देश में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अब देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, विश्व के ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां की आबादी काफी अधिक है, और वैसे देश जहां की आबादी काफी अधिक है वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया। अब आते हैं, समझते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की वैसी प्रणाली को कहा जाता है जिसमें कानून के निर्माण में, कानून
देखिए जो देश है, देश कैसे चलता है? देश कैसे चलता है? कानून से चलता है, संविधान से चलता है, नियम से चलता है। देश चलाने का कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत ही देश चलता है। और देश के लिए जो नियम कानून है, देश के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, भारत की संसद को है। जो भारत देश है, भारत देश के लिए नियम कानून कौन बनाएगा जानते हैं? भारत की संसद, भारत की संसद। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 यह कहता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है। अर्थात कानून के निर्माण में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की भागीदारी होती है। कानून के निर्माण में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की भागीदारी होती है। तो भारत में कानून का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा करता है। क्या भारत के लोग लोकसभा का सदस्य होता है? बकलोल। भारत के लोग नहीं होते हैं, यह सच है। लेकिन भारत के लोगों के द्वारा जिन्हें चुना जाता है वही ना लोकसभा का सदस्य होता है, वही लोकसभा का सदस्य होता है, वही राज्यसभा का सदस्य। भारत के लोग के द्वारा जो एमएलए को चुना जाता है, वो एमएलए जिसको चुनता है राज्यसभा के लिए, वही राज्यसभा का सदस्य बनता है। सामान्य तौर पर देखिए, हम बता रहे हैं फिर से, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, हमको पता है। भारत के लिए कानून का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? संसद। संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या आप ऐसे जाके संसद में बैठ जाइएगा? आप जिसको चुनिएगा वो न जाकर के संसद में बैठेगा, उन कानून का निर्माण करेगा। संसद कानून का निर्माण करेगा, यानी आप जिसको चुनेंगे वो जाके संसद भवन में बैठेगा, वो आपके लिए कानून का निर्माण करेगा। क्या कानून के निर्माण में आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी है? आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी है? क्या कृषि कानून बनने लगा था तो मोदी जी आपको बुलाए थे संसद भवन में, आइए कृषि कानून बनाइए? बुलाए थे ना आप लोग को? आप लोग तो गए होंगे, गए होंगे ना? आप ही लोग बनाए होंगे कृषि कानून, नहीं ना? है ऐसा? ऐसा है हो नहीं। लेकिन हम लोग जिस प्रतिनिधि को चुन के भेजे हैं वो बनाया होगा। मतलब कैसा लोकतंत्र हुआ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी ना हो, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया गया हो और उस कानून के तहत आम जनता शासित होती हो, उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो यही है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन। 1860 से 1865 ईस्वी तक अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। 1861 से 65 लगभग में, या 60 से 65 रहे थे। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर एक परिभाषा दिया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र जनता का, यानी आप लोग, जनता के, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। आप जिसको चुनिएगा वो आप पर शासन करेगा। आप पप्पू को चुनिएगा, पप्पू आप पे शासन करेगा। आप चाय वाला को चुनिएगा, चाय वाला आप पे शासन करेगा। आप बाबा को चुनिएगा, बाबा आप पे शासन करेंगे। आप चिलमबाज को चुनिएगा, चिलमबाज आप पे शासन करेंगे। लिखिए, लिखिए, लिखिएगा।
आप लोग भी बहुत समझदार, सब बात समझते हैं। चलिए लिखिए, लिखिएगा लोकतंत्र या प्रजातंत्र। कॉस्ट में डेमोक्रेसी, कॉस्ट में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लिखिएगा। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द, डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। अर्थात 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 डेमोक्रेसी का अर्थ, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों का शासन होता है। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों का शासन होता है। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों का शासन होता है। फुल स्टॉप। नीचे से, नीचे से वैसी शासन प्रणाली, वैसी शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली जिसमें, जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत, जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है। नीचे से अगला पॉइंट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। आगे लोकतंत्र, नीचे से, नीचे से लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक में प्रत्यक्ष, दो में अप्रत्यक्ष। एक में प्रत्यक्ष, दो में अप्रत्यक्ष, दो में अप्रत्यक्ष। एक नंबर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र
डैश देकर, वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून निर्माण और शासन प्रशासन में आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। सामान्यतः, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, सामान्यतः कम आबादी वाले देशों में, सामान्यतः कम आबादी वाले देशों में इस प्रकार के लोकतंत्र देखने को मिलते हैं। और देखिए, एक मिनट, जैसे समझिएगा यहां पर कुछ चीज, जैसे भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री के लिए होता है, लोकसभा के चुनाव में जो संसद सदस्य चुने जाते हैं ना, वही अपना नेता चुनता है। जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वो अपना नेता चुनता है। वही नेता भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। जैसे हम लोग मोदी जी को चुन लिए, कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले मोदी जी को कोई ताकत नहीं हटा सकता है। मतलब 2019 में मोदी जी चुने गए हैं ना, 2024 तक आप कुछ कर लीजिए, मोदी जी का जो मन होगा वो करेंगे। पेट्रोल 105 के बदला 175 कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 5 वर्ष तक आप मोदी जी को नहीं हटा सकते हैं। मर जाएगा तब तो खुद देने चल गया हो। लेकिन शासन प्रणाली को समझिएगा, आप लोग तो मजाक करते हैं। मनाइए कि ना मरे, ठीक है, दीर्घायु हो हमारे मोदी जी, लंबी उम्र हो उनकी, समझ गए। चलिए सुनिएगा, आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यानी जैसे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष, ये बात समझे? हाँ, अप्रत्यक्ष है ना भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह होता है कि अगर आप एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए चुन के भेज दिए हैं ना, तो अब उनके कार्यकाल समाप्ति से पहले आप उनको पद से नहीं हटा सकते हैं। मोदी जी को 2024 से पहले आप नहीं हटा सकते हैं, अगर वो नहीं मरे तो नहीं हटा सकते हैं। अब देखिएगा, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप जिसको अपना नेता चुने हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है सुनिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर आप किसी को अपना नेता चुने हैं, 2 दिन के बाद आपको लगा ना ये नेता ठीक ना है, इसको हटाओ, तुरंत आप बैठक बुला करके आप उसको हटा सकते हैं। मतलब वापस आप कर सकते हैं। फिर मान लीजिए कोई कानून बना, कुछ दिन तक कानून लागू रहा,
अब आपको लगा कि नहीं ये कानून जो है ठीक ना है, तो उसको तुरंत आप समाप्त भी कर सकते हैं, आम जनता। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इतना आसान नहीं होता है। मोदी जी ने जीएसटी को लागू कर दिया है, तो जीएसटी को समाप्त करने में उतना ही पापड़ बेलना पड़ेगा जो समाप्त करेगा जितना मोदी जी को जीएसटी लागू करने में पापड़ बेलना पड़ा था। समझ गए? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में तुरंत तुरंत आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप तुरंत तुरंत निर्णय ले सकते हैं। तो वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन, ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। तो उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। इस प्रकार के लोकतंत्र देखने को मिलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता, हाँ उसी में कंटिन्यू। इसकी प्रमुख विशेषता वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन, कोमा वापस बुलाना, कोमा प्रत्यावर्तन इत्यादि है। इसकी प्रमुख विशेषता वापस बुलाना, कोमा प्रत्यावर्तन इत्यादि है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, प्रत्यक्ष, उसी में कंटिन्यू, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे बेहतर, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण लिखना पड़ेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्विट्जरलैंड है। आगे हेडिंग मारिएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लिखिएगा वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में आम जनता नहीं बल्कि आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी हो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलता है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलता है। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा इत्यादि। इतना बात समझ में आया? आ गया ना? कहां से बताना प्रारंभ किए थे?
चलिए आज जितना बताए हैं याद करवाते हैं, ठीक है? एकदम कॉपी बंद कीजिए मेरे साथ और एगो बात बोलते हैं, देखिए पढ़ाई में किसी भी चीज को बासी मत छोड़िएगा। जानते हैं अगर आप अधिकतर बासी खाना खाते हैं तो बासी खाना भी कैंसर का एक कारण होता है। बासी खाना लोगों को नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए बासी खाना। जैसे बासी खाना कैंसर का एक कारण होता है, वैसे ही अगर सब्जेक्ट बासी रह गया तो वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता है। तो आप पढ़ने का जो तरीका अपनाएंगे, आपका तरीका ये होना चाहिए, क्लास में जो चीज जिस तिथि को पढ़ाया गया है उस डेट में ही उसका रिवीजन करके ही सोना है, चाहे धरती पलट जाए या उलट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसे काम नहीं कीजिएगा तो कंपटीशन की इस दुनिया में कभी सफल नहीं हो पाइएगा। सफल होना है तो कुछ अलग आपको करना होगा, नहीं तो जैसे आज रोड पे बौख रहे हैं वैसे ही जीवन भर बौखते रह जाएंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अब याद करते हैं, कॉपी बंद, याद करवाते हैं, याद कीजिए। चलिए, भारतीय संविधान को किसने स्वीकार किया है? संविधान सब कब स्वीकार किया है? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, सॉरी 26 नवंबर 1900। चलिए, अच्छा, मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता था? संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज। मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता था? संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज। वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है? संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज। ये जो 5 शब्द है, पांचों शब्द को याद रखने का ट्रिक क्या है? एसएसपी, पहला एस से संप्रभुत्व, दूसरा एस से, पी से, एल से, जी से। बात क्लियर है? वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो, क्या कहलाता है? भारत गणराज्य है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग लेते हैं? कौन भाग लेता है? एमपी, और हम जिस एमपी और एमएलए को चुनते हैं वो भाग लेते हैं। बात क्लियर है इतना? इसके बाद राज्य होने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता? कितने तत्व? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, क्या कहलाता है? किसने कहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए किसने कहा है? भारत में कैसा लोकतंत्र? भारत में कैसा लोकतंत्र? क्लियर है? अगले क्लास में प्रस्तावना हम भारत के लोग से आत्मर्पित तक याद करके आएंगे ना? हाँ, और सुन लीजिए, कल मेरा ही क्लास है आपके बैच में, कल मेरा ही क्लास है आपके बैच में, समझ गए? हाँ, याद करके आना है, कल मेरा ही क्लास है। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं और कल प्रस्तावना समाप्त कर देंगे, क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है? और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे।